जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो थककर भी ना रुके वही बाजीगर होता है। जो झुके नहीं मुश्किलों में वही सिकंदर होता है। आज की इस क्लास में मैं मोहित आदिज आपके लिए लेकर के आया हूँ राजस्थान के पुरातात्विक स्रोत, जिनके अंदर राजस्थान में पुरातात्विक स्रोत से संबंधित संपूर्ण जानकारी हम इस कक्षा के अंदर पढ़ने वाले हैं। आप सबका गेट एकेडमिक्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इसी के साथ में आज की क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों, जहां हम पढ़ेंगे राजस्थान के सिक्कों के बारे में। इसके बाद में हम पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर जो अभिलेख है, जो शिलालेख है, उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं ताम्रपत्र के बारे में, और फिर देखेंगे स्थल, यानी कि कौन से स्थल पर किस प्रकार के सिक्के पाए गए, कौन सी स्थल के अंदर किस प्रकार के शिलालेख है, इन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। ये समस्त जो आज की जो कक्षा है वो अपने केंद्रित रहेगी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बहुत बार प्रश्न सीधा का सीधा पूछ लिया जाता है। हम इसके अंदर संपूर्ण जो सारे वो नहीं लेकर गए, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जो फैक्ट है वो इस कक्षा के अंदर आपको पढ़ाएंगे, ताकि इस कक्षा से एक क्वेश्चन आपके लिए पक्का हो जाए। तो देर किस बात की, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। बच्चों देखो, सिक्के क्या होते हैं, सिक्कों से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, सिक्के क्यों जरूरी है, ऐसे प्रश्न अपने दिल और दिमाग के अंदर आ रहे हैं। तो हम इन प्रश्नों का जवाब इसी कक्षा के अंदर आपको देने वाले हैं। आप यहाँ देख पा रहे हैं चित्र के अंदर कि जो सिक्के हैं बहुत प्रकार के अलग अलग सिक्के हैं। ये कुछ पंचमार्क के तो कुछ आहत सिक्के हैं। इन सिक्कों से क्या जानकारी मिलती है, जो हम पूरा पॉइंट से समझने वाले हैं। इसके बाद में अगर अपन देखें लेख की, तो लेख से क्या जानकारी मिलती है, लेख क्यों महत्वपूर्ण है, किसके काल का लेख मिला, भारत का पहला लेख कौन सा है, इन सब के ऊपर भी हम चर्चा करने वाले। तो आइए देखिए, हम इस टॉपिक को आज शुरू करते हैं इसी बिंदु से कि ये जो सारी जो चीजें पढ़ने वाले हैं, हम पुरातात्विक स्थल के बारे में जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ये आखिर आई कहां से है, ये कार्यकर्ता कौन है। तो ये कार्य करने वाले हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। ये विभाग क्या करता है बच्चों, ये जो विभाग है ये महत्वपूर्ण, इसका कार्य ये रहता है कि भाई सर्वेक्षण करना, पुरातत्व स्थलों को खोजना, और फिर उसमें जो जानकारी प्राप्त होती है उन ऐतिहासिक जानकारी को लोगों तक पहुंचाना, ताकि वे अपने इतिहास के बारे में जान पाए। इतिहास एक श्रृंखला एक प्रकार से है कि कोई भी व्यक्ति, अगर हम इतिहास जब पढ़ें तो हर एक व्यक्ति के जीवन की जानकारी मिलती है। वह जानकारी किस प्रकार है कि भाई सबसे पहले उस व्यक्ति के जन्म की जानकारी अपने को मिलेगी, कि उस व्यक्ति का जन्म हुआ, उसकी जानकारी हम पढ़ेंगे कि एक बड़े राजकुल के अंदर, उस परिवार के अंदर, उस वंश के अंदर, उस गोत्र के अंदर उस व्यक्ति का जन्म होता है। जिस व्यक्ति का जन्म होता है, अच्छे कार्य करता है, तो उस व्यक्ति का विकास होता है। धीरे धीरे विकास से वह व्यक्ति अपना प्रभुत्व जमाता है। लेकिन कालांतर के अंदर जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी उम्र कम होती जाती है, और एक समय ऐसा आता है कि उस व्यक्ति का क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। यही है भाई इतिहास की श्रृंखला, यानी कि जन्म, विकास और पतन। हम इतिहास के अंदर यही पढ़ते हैं कि उस व्यक्ति का पतन किस कारण से हुआ, उसके जीवन में ऐसी कौन सी गलती रही। तो इन सब के बारे में हम जिस विषय को पढ़ते हैं वह विषय अपना रहता है इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। आज हम देखेंगे भारतीय पुरातत्व जो संरक्षण है, इसकी स्थापना कब होती है, किसने स्थापना की। तो बच्चों इसकी स्थापना होती है 1861 ईस्वी के अंदर। कब होती है, 1861 के अंदर। किसने की, एलेक्जेंडर क्निगम ने। लेकिन सर ये तो नाम याद होगा नहीं, तो हम ऐसा याद रखें। देखो बच्चों, तत्व जो है, पुरातत्व के अंदर शब्द क्या है, तत्व है, और तत्व की खोज करने के लिए किसी न किसी जेंडर की आवश्यकता होती है, यानी कि तत्व से संबंधित हम क्या शब्द लगाएंगे, जेंडर। आई कहानी समझ में। यानी कि पुरातत्व सर्वेक्षण के खोजकर्ता या फिर स्थापनाकर्ता, सॉरी, तो वो कौन हो जाएंगे, एलेक्जेंडर क्निगम। आगे बढ़े, फिर हम देखेंगे सर ये तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हुई, भारत के अंदर पहले स्थापना कब हुई, क्या इससे संबंधित राजस्थान के अंदर भी ये कार्य करता है। बिल्कुल करता है बच्चों, क्योंकि हमने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, नगरी, नगर, रेड, ऐसी बहुत सारी सभ्यताओं के बारे में पढ़ा है। तो उन सब की भी खोज करना, उनका इतिहास लिखना, उनको संग्रहित करके संग्रहालय के अंदर रखवाना, ये सारा कार्य इन्हीं का होता है। तो ठीक 10 साल बाद में, कितने समय के बाद में, 10 साल बाद में, यानी कि 1861 के अंदर 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 71। 1971 के अंदर राजस्थान के अंदर क्या होता है भाई, पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य शुरू होता है। और वो करने वाले कौन थे, C.L. कार्लाइल। कौन थे, C.L. कार्लाइल। अपने को यहाँ पे एक चीज ये याद रखनी है कि कार्लाइल साहब बड़े इंपॉर्टेंट है। इसको याद कैसे किया जाए, तो इसके याद करने के लिए अपने एक ही चीज समझेंगे। राजस्थान के अंदर सर्वेक्षण करने के लिए सबसे पहले इतिहास के जनक घोड़े वाले बाबा आए थे, और वो क्या लेकर के आए, घोड़े।
मतलब घोड़ा लेकर गए, इसीलिए उनको कहा जाता है घोड़े वाले बाबा, कर्नल जेम्स टोड साहब। तो ये क्या लेके आए, कार्लाइल जो थे इनके पास में समझना क्या थी, कार थी। राजस्थान के अंदर पुरातत्व सर्वेक्षण का कार्य, गाड़ी के अंदर बैठे और गाड़ी शुरू रवाना, और गाड़ी में बैठ करके जैसे ही आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए, और राजस्थान की बहुत सारी सभ्यताओं, बहुत सारे स्थल, बहुत सारे अलग अलग जो तत्व हैं, स्रोत हैं, उनके बारे में जानने लगे थे। वो कौन थे, कार्लाइल जी थे। लेकिन वापस 1902 के अंदर क्या होता है बच्चों, पुनः 1902 के अंदर इसका पुनर्गठन किया जाता है। और पुनर्गठन कौन करता है, जॉन मार्शल। कौन करते हैं, जॉन मार्शल। इनके द्वारा इसका क्या किया गया था, पुनर्गठन। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है, इसका पुनर्गठन किसने किया था, जॉन मार्शल। कब किया था, 1902। लेकिन यह भी याद नहीं है, चलो इसको याद करवाते हैं। देखो एक कार पहले आती थी, कार जिसका नाम था मार्शल। आप अपने दादाजी से, पिताजी से पूछना कि ये कार चलती थी पहले मार्शल, जैसे अभी फॉर्च्यूनर है, इसने भी बड़ी बड़ी कंपनियों ने जाने, मैं तो खुद ही नहीं जानता हूँ इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनकी गाड़ियां मार्केट के अंदर चलती है। तो पहले एक सबसे अच्छी जो गाड़ी आती थी ना, वो आती थी मार्शल। मतलब कार जो थी, उस कार का स्थान वापस किसने ले लिया, मार्शल। लोग यही कहते थे कि भाई बैठेंगे तो मार्शल में ही बैठेंगे। जैसे दुल्हे के बहुत सारे गीत आए ना कि बनो फॉर्च्यूनर ले आयो, ऐसे मार्शल भी उस समय बहुत ट्रेंडिंग के अंदर थी। तो आप याद ये रखना कि मार्शल ने किसका स्थान ले लिया, कार का स्थान ले लिया, अर्थात जॉन मार्शल ने पुनर्गठन किया। एक बार पुनः चर्चा करते हैं। 1861 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना की गई। राजस्थान में यह कार्य 1871 में, यानी कि ठीक 10 वर्ष बाद में किसने किया था, CL कार्लाइल जी ने। CL कार्लाइल ने जो ये इसकी स्थापना की राजस्थान में, पुनर्गठन करने का काम करते हैं जॉन मार्शल। और कब करते हैं, 1902 में। ये कुछ फैक्ट हैं, इनको याद रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अपने, हम पहले देखते हैं सिक्कों के बारे में कि सर सिक्के कौन कौन से, कौन सी रियासत के अंदर कौन से सिक्के चलते थे। इन सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सिक्के क्यों महत्वपूर्ण हैं, सिक्कों के बारे में, इनके ऊपर बने हुए चित्र, किस प्रकार के ये चित्र होते थे, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ये सिक्के के जो अध्ययन होता है ना, उसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं न्यूमस्मेटिक। क्या कहते हैं, न्यूमस्मेटिक, यानी कि मुद्रा शास्त्र। ये परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है कि भाई सिक्कों के अध्ययन को या फिर मुद्रा शास्त्र को क्या कहते हैं। तो इनकी भाषा के अंदर क्या कहेंगे, न्यूमस्मेटिक। सिक्के हैं, अब सिक्कों को गिनना है, तो सिक्के गिनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, गणित की। तो हम ये याद रखते हैं, मैटिक। जो मैटिक शब्द है ना, ये पीछे वाला देखेंगे। तो मैथमेटिक, मैथमेटिक जिसके अंदर मैथ यानी सिक्के गिनना। तो आप ऐसे याद रखना, अभी सिक्के गिनना है तो अपन कौन सा विषय पढ़ेंगे, न्यूमस्मेटिक, यानी कि मैथमेटिक्स, इससे मिलता जुलता। अच्छा सर, सिक्कों का निर्माण किस किस से करवाया जाता था, भाई सिक्के किसके बने होते थे। आज आप सिक्के देखते हो तो कुछ सिक्के लोह के बने हुए हैं, कुछ सिक्के चांदी के बने हुए। देखते हैं ना, जब दीपावली को लक्ष्मी पूजन किया जाता है तब सिक्के, या फिर जब विवाह होता है तब चांदी का सिक्का उपहार में, या फिर अन्य बहुत सारे जो प्रोग्राम होते हैं, लोग अपने स्तर के अनुसार उपहार के अंदर भेंट के रूप में, गिफ्ट के रूप में देते हैं। तो हम इन चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें, सामान्य जानकारी से हम अपने एडवांस जानकारी की तरफ बढ़ने वाले हैं। तो बच्चों यहाँ देखिएगा, ये अलग अलग प्रकार के, यहाँ इस फोटो के अंदर आपको कुछ सिक्के नजर आ रहे होंगे, जिसमें कुछ महिलाओं के चित्र बने हैं। जैसे कि इस चित्र के अंदर आप देख पा रहे हैं, महिला का चित्र है, इसमें एक शेर का चित्र बना हुआ है, यहाँ भी शेर का, यहाँ एक पुरुष का चित्र बना हुआ है। ऐसे अलग अलग, लेकिन यहाँ किसी भी प्रकार से कोई सिक्के नहीं बने हुए, अलग अलग ऐसे मतलब सिक्के बने हुए, सॉरी, इनके ऊपर कोई चिन्ह नहीं बने, ऐसे जिनको हम समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं समझ पाने का कारण क्या है कि उस समय लोगों की क्या धारणाएं रही थी, उन्होंने अपने हिसाब से सिक्के बनवाए थे। पहले हम बात करते हैं भाई सोने की। भाई सोने का सिक्का, सोने का सिक्का कौन, आज तो आप देखते नहीं हो सोने का सिक्का, हम नहीं देखते हैं भाई। लेकिन प्रत्येक जो है ना, आर्थिक स्तर की बात होती है कि पहले राजा महाराजा जो बहुत ज़्यादा संपन्न थे, बहुत ज़्यादा उनका साम्राज्य होता था, तो वो अपने रियासत के अंदर सिक्के चलाते थे सोने का। उससे जो जिनके कम स्थिति होती थी वो चांदी के सिक्के चलाते थे, उससे भी जिनकी स्थिति थोड़ी कम रहती थी वो तांबे के सिक्के चलाते थे। लेकिन जिनकी स्थिति और भी कम रहती थी, नहीं दयनीय स्थिति या आर्थिक स्थिति इतनी सुदृढ़ नहीं रहती थी, वो चमड़े के सिक्के चलाते थे। किसके सिक्के चलाया करते थे, चमड़े के सिक्के। इन सिक्कों को हम सर क्यों पढ़ते हैं, अर्थात इन सिक्कों का महत्व क्या है। तो बच्चों इन सिक्कों का बहुत महत्व है। सिक्के यानी कि मुद्रा, कॉइन्स, या फिर अपने, हम ये कह सकते हैं आज जो रुपये हैं बस वही। आज अपने पास में रुपए होने क्यों जरूरी है,
क्योंकि जिस प्रकार में राष्ट्र की जो स्थितियां चल रही है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो जिस प्रकार का एक दृश्य बना हुआ है, आपसी जो रंजिशें चल रही है, वह सब का सब उसके पीछे एक ही कार्य है, आर्थिक युग। क्योंकि वर्तमान में शारीरिक युग नहीं है, अब लड़ाई झगड़े वो नहीं रहे हैं जो पहले लोग आपस में लड़ते थे, झगड़ते थे। आज लड़ते झगड़ते भी हैं, लेकिन किसके लिए? पैसों के लिए, अर्थ के लिए। तो भैया होता क्या था? होता ऐसा था कि भाई पैसे क्यों जरूरी है? पैसे है जो अपने सबसे पहले तो जिन सिक्कों की तरफ में हम पढ़ेंगे, क्योंकि आधुनिकता की बात नहीं कर रहे हैं, हम ऐतिहासिक जानकारी की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, ऐतिहासिक जानकारी के अंदर जो है ना सिक्के, उसका पहले तो ऐसा होता था कि विरासत, इसकी महत्वता थी। फिर उसका स्तर, साथ ही साथ में व्यवस्था, साथ ही साथ में व्यवस्था तथा लेन देन। और क्या? लेन देन, यानी कि विनिमय, विरासत में। आज हम सिक्कों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि उस समय लोगों की क्या स्थिति रही थी, क्या इतने लोग संपन्न थे, उतने उनके पास में पैसे हुआ करते थे? तो ये विरासत, ये धरोहर हो गई। स्तर, उस समय की सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ में व्यवस्था, यानी कि हम ये देखेंगे कि उस समय किस प्रकार की व्यवस्था चलती थी, लोग आपस में कैसे रहते थे, क्या सामूहिक रहते थे, एकल रहते थे, लोगों की धारणा क्या थी, मातृ शतात्मक व्यवस्था थी या पितृ शतात्मक व्यवस्था, इसे भी हम समझ सकते हैं। और लेन देन, लेन देन तो जरूरी है भाई वस्तु विनिमय। आज हम भी, आज के जमाने के अंदर भी कुछ सिक्के होते हैं जिनको काम में लेते हैं, हम किस लिए लेते हैं? हम इन सिक्कों को इसीलिए काम में लेते हैं ताकि अपना व्यवहार चलता रहे। वस्तु खरीदने के लिए हमें पैसे देने, फिर उससे हम क्या खरीद लेंगे? वस्तु खरीद लेंगे। तो ये सारी जो चीजें ना, ये महत्व से संबंधित आई। अब हम देखेंगे इनके ऊपर जो चिन्ह बने हुए हैं। बच्चों, होता क्या है कि बहुत सारी जो चीजें ना, उनके ऊपर चिन्ह का बड़ा महत्व रहता है। एक चिन्ह देखते ही दूसरे चिन्ह पे प्रभाव डाल देता है। माना कि ये कोई सिक्का है, जो ये सिक्का बना रहे हैं, इस सिक्के के अंदर हमने कोई एक ऐसा चित्र बना दिया, ये कोई चित्र बना दिया। अब इस चित्र के माध्यम से हम कुछ समझेंगे। यहाँ दूसरा एक और सिक्का बना रहे हैं, ये एक सिक्का आप अच्छा बनाते हैं थोड़ा। एक सिक्का इस प्रकार का बना हुआ है, ये। और एक सिक्का हम ऐसा बनाते हैं, तो इससे, ये इमोजी जैसे आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ समझते हैं कि भाई देखो, यहाँ एक है ना, केवल एक पुरुष की बात की जा रही है कि भाई पुरुष प्रधान समाज की बात है, तो एक पुरुष का मतलब यहाँ चिन्ह बना दिया जाए। अगर हम यहाँ पे एक महिला का, जैसे कि एक लड़की का यहाँ पे एक छोटी सी ड्राइंग बनाई है, इससे हम ये समझते हैं कि ये जो लोग है ना, आज जैसे कोई सिक्के होते हैं तो वो स्त्री शतात्मक, या हम कह सकते हैं मातृ शतात्मक व्यवस्था का प्रतीक है। साथ में अगर ये रूठा हुआ ऐसा ऐसा कुछ है, तो भाई रूठा हुआ नहीं है, ऐसे रूठाना किसी को नहीं है, अपने मनाने का काम है, क्यों किसी को रूठा है? रूठा रूठा करके क्या करेंगे? अपन तो सबको खुश रखने का प्रयास करते हैं। तो ये खुश रहने का भी एक सिक्का, ऐसा कि मानो कि भाई कोई लेन देन के अंदर किसी को खुश करना चाहता होगा। ये सिक्के के क्या अलग अलग ऐसे चिन्ह पाते हैं। यहाँ इस चित्र के अंदर आप एक बार पुनः देखिएगा, ये देखो घोड़े का चित्र, मतलब यहाँ पे एक शेर का चित्र बना हुआ है, ये एक टाइगर का पूरा का पूरा यानी शेर का चित्र बना हुआ है। ऐसे अलग अलग कुछ सिक्कों में कुछ चित्र बने हुए हैं, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र के माध्यम से पूरा उसका जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग है ना, वो अध्ययन करता है। आगे हम बढ़े कि एक राजस्थान के अंदर एक पुस्तक है करेंसी से संबंधित, यानी लेन देन से संबंधित, जिसका क्या नाम है? द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना। ये पुस्तक किसकी है? ये पुस्तक है बच्चों केब की। केब नामक एक व्यक्ति है, इन्होंने इस पुस्तक की रचना की थी। इसकी रचना कब की बच्चों? 1893 ईस्वी के अंदर इसकी रचना की थी। इसकी रचना किस लिए की गई थी? क्योंकि रियासतकालीन सिक्कों का उल्लेख करना था। उन कौन कौन सी रियासत के अंदर कौन कौन से सिक्के चलते हैं, इनका अध्ययन करने के लिए हम जिस पुस्तक के बारे में अगर अध्ययन करना चाहें, तो वही पुस्तक पढ़ेंगे जो पुस्तक समक्ष दे रखी है, यानी कि द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट ऑफ राजपूताना पुस्तक के बारे में पढ़ेंगे। चलो आगे बढ़े। आगे है राजपूताना के संदर्भ के अंदर। राजपूताना, राजपूताना जो शब्द है, अब तो राजस्थान हो गया, लेकिन पहले इसको क्या कहा जाता था? राजपूताना। बच्चों, राजस्थान शब्द से पहले राजपूताना शब्द ये कहने वाले कौन व्यक्ति थे? तो जॉर्ज थॉमस, जहाज फिरंगी जॉर्ज थॉमस, फिर रायथान, फिर रजवाड़ा, और फिर धीरे धीरे राजस्थान शब्द आज हम प्रयोग में लेने लग गए, क्योंकि एकीकरण के बाद में पूरे राज्य का नाम क्या हो गया? राजस्थान।
कुछ पॉइंट है जो फैक्ट है उनको समझिएगा कि बेराट जो सभ्यता है ना, इस बेराट सभ्यता के अंदर 28 यूनानी शासकों के मुद्राएं मिली, यानी कि सिक्के मिले। कितने शासकों की? 28। कौन सी सभ्यता के अंदर? बेराट सभ्यता। आइए आपको याद करवाता हूँ। देखो बच्चों, 20 से क्या होता है? अरे 20 से बॉय नहीं, पता नहीं 20 से क्या क्या सोच ले। अरे 20 से अपने को याद रखना है, 20 से बेराट। आपको एक दिन पिछली कक्षा में भी तो याद करवाया था, 20 से बेराट और 20 से बाणगंगा। फिर नदियों में आप वापस पढ़ोगे कि बाणगंगा नदी का उद्गम कहाँ होता है? बेराट की पहाड़ियों से। तो यहाँ भी नदियां नहीं, अभी ये समझना है। तो बेराट जो सभ्यता है कौन सी नदी के तट पर है? बाणगंगा नदी के तट पर। तो मैं यहाँ आपको एक दूसरी चीज अभी याद करवाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, देखिएगा। बी जो अल्फाबेट है ना, वो इंग्लिश के अंदर कितने नंबर पे आता है? सेकंड नंबर पे। कितने नंबर पे आता है बच्चों? सेकंड नंबर पे। ठीक है, सेकंड हो गया सर। फिर अपने को ये देखना है कि बी से हम कौन सा डिजिट बना सकते हैं। सर बी लिखें, ये सर हमने लिखा बी, और बी से हम डिजिट बना सकते हैं 8। अच्छा ये लो बी, मैंने यहाँ लिख दिया 8। तो कितनी मुद्राएं प्राप्त हुई है? 28 यूनानी शासकों की मुद्राएं प्राप्त हुई है। फिर अगला है आहड़ से। आहड़ सभ्यता जो है ना, यहाँ 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं मिली है। कितनी मिली है? आहड़ से 6 इंडो ग्रीक मुद्राएं, जो बड़ी क्या है? महत्वपूर्ण। ये आपको याद रखनी पड़ेगी भाई कि आहड़ है ना, आहड़ के अंदर कितनी है? 6। बेराट के अंदर कितनी थी? 28 यूनानी शासकों की मुद्राएं। रेड टोंक प्राचीन नगर का क्या कहते हैं? इसको कमेंट के अंदर कमेंट करके बताइएगा। रेड को प्राचीन भारत का कौन सा स्थान कहते हैं? तो आप मुझे कमेंट के अंदर कमेंट करके बताइएगा, मेन कमेंट के अंदर और अभी लाइव के अंदर भी। 3075 यहाँ पे किसके सिक्के मिले हैं? चांदी के सिक्के मिले हैं, जो पंच मार्क है। बच्चों पंच मार्क का मतलब ये होता है कि 5 प्रकार के चिन्हों का प्रयोग किया गया, या उनके ऊपर ऐसे ना पंच किया गया। पंच करने का मतलब मारना, ठप्पे लगाना, ऐसा सा कुछ ये नाम का अर्थ मिलता है अपने को। रंग महल जो हनुमानगढ़ के अंदर है, यहाँ 105 कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। कितने सिक्के मिले हैं? 105 मिले, 108 नहीं, 105। तो याद हुए कुछ? 20 से बेराट, बेराट सेकंड डिजिट यानी कि दूसरा, और 20 से क्या बना सकते हैं? 8। ये तो देखो आपको याद हो ही गया। फिर अपन को याद रखना आहड़। आहड़ के अंदर कितने भैया? 6। आहड़ के अंदर 6। फिर हम देखेंगे कि रेड टोंक के अंदर, रेड टोंक में संख्या बड़ी ज्यादा है, 3075। कितनी संख्या है? 3075। और संख्या के साथ साथ में ये भी ध्यान रखना, सिक्के किसके हैं जी? चांदी के हैं सर। तो आप वैसे ही याद रख लो, इतने चांदी के सिक्के मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं। और रंग महल हनुमानगढ़ के अंदर 105, और कौन से काल के? तो कुषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। चलो आगे बढ़े हैं। आगे हम देखते हैं प्रत्येक रियासतों से संबंधित, यानी कि कौन सी रियासत के अंदर कौन सा सिक्का चलता था। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि एक ही साथ में पूरे मेवाड़ के सिक्के आपके फोन के अंदर सेव हो जाएंगे। जनपद आएगा। भाई मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? उससे पहले हम बात करेंगे कि सीवी जनपद था यहाँ पे कभी, और माँ जनपद जो है सीवी जनपद, और सीवी जनपद जो था इसकी राजधानी थी मध्यमिका। राजधानी का क्या नाम था बच्चों? मध्यमिका। और फिर आगे चल करके मेरों के द्वारा रक्षित प्रदेश, तो इस सीवी के बाद में इसका क्या नाम रह गया? मेदपाट। मेरपाट। और फिर मेरों के द्वारा रक्षित प्रदेश, अर्थात इसका क्या नाम हो गया? मेवाड़। अब इस मेवाड़ के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं? तो बच्चों मेवाड़ के अंदर सबसे पहले बड़ा जिला उदयपुर जिला, इसके बाद में भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद में राजसमंद, इसके आगे अपन देखें तो सलूम्बर। ऐसे हम ये देखने में मेवाड़ में ये भी पढ़ सकते हैं, वागड़ के जो है डूंगरपुर है, बांसवाड़ा है, लेकिन मोटा मोटी आपको ये 4 याद रखने हैं। अब इससे भी जो प्रश्न बन रहे वो थोड़े समझिएगा। पहला है चित्तौड़ी। चित्तौड़ी का मतलब चित्तौड़ का, चित्तौड़ का कौन सा सिक्का? चित्तौड़ी। यह तो आपको याद हो ही गया, क्योंकि नाम से पता चल जाएगा। दूसरा है भिलाड़ी सिक्का। बच्चों भिलाड़ी, भिलाड़ी का मतलब बिलों का सिक्का है ना, भिलाड़ी।
या भीलवाड़ी याद रख लेना तो भी याद रह जाएगा। लेकिन मेवाड़ क्षेत्र के अंदर सबसे जो अच्छी जो जनजाति है वह कौन सी है भाई? भील है, क्योंकि भील है ना, गुइल वंश के अंदर भीलों का बहुत महत्व रहा है। और ये बात कही गई है, क्यों, कहाँ लिख रखी है, कहाँ कही गई है कि मेवाड़ का जो राज चिन्ह है ना, वहाँ उनके ऊपर एक चित्र बना हुआ बिलों का, वीर पुंजा जी का जो चित्र बना हुआ, जो मैं ये बात याद दिलवाता है कि मेवाड़ के अंदर जो मेवाड़ गुइल वंश है उसमें बिलों का बहुत बड़ा योगदान था। और इसके बाद में आता अगला सिक्का, एलची सिक्का। एलची सिक्का, ए से एलची, ए से अकबर, अकबर के द्वारा चलाया गया सिक्का। कौन सा? एलची सिक्का। चांदोड़ी, चांदोड़ी सिक्का, ये ना एक चांद बाईसा के नाम पर है बच्चों। किसके नाम पर है? चांद बाईसा। मेवाड़ की एक चांद बाईसा थी जिनका विवाह जयपुर के राजघराने यानी कि कच्छावा वंश के प्रताप सिंह जी, एक नाम मिलता है, उनके वहां पर इनकी शादी करनी थी। लेकिन किसी कारण से उनके पति की मृत्यु हो गई पहले। तो जब मृत्यु हो गई तो विवाह नहीं हो पाया। लेकिन विवाह नहीं होते हुए भी इन्होंने अपने जीवन के अंदर उनको अपना करके रखा। तो जयपुर रियासत के लोग इनका बहुत सम्मान करते थे। तो सम्मान करते इनका महत्व बहुत बढ़ गया था। तो मेवाड़ के लोगों ने सोचा कि ये कितनी महान है जो अपने वंश का, कुल का नाम बढ़ा रही है, तो हम भी इनके लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं क्या? तो बस प्रयास करने के लिए सिक्के चलाने, भाई सिक्के चलाए, इनके नाम पे सिक्का चला दिया, चांदोड़ी सिक्का। लेकिन ये चांदोड़ी सिक्का चलता कहाँ था? मेवाड़ के अंदर ही चलता था। चलो इससे संबंधित भी आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। होता ऐसा है कि मेवाड़ के अंदर एक बार एक कवि थे जिनको बाहर घूमने के लिए जाना था। तो राजा के दरबार में आए और आकर के कहा कि महाराजा की जय हो, मुझे दरबार से किसी कारण से बाहर घूमने के लिए जाना है। क्योंकि एक ही जगह बैठ करके अगर व्यक्ति कहीं रहता है ना, तो मानसिक संतुलन खो देता है। घूमना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, लाभदायक है, यह बात बहुत जरूरी है, मान के चलिएगा आप। तो उनको भी बाहर जाना था। तो बोला कि वित्त की आवश्यकता है, धन की आवश्यकता है, मिलेगा कहाँ से? तो बोला गया कोषाध्यक्ष को, बोला बोला कि इनको जो जितना धन चाहिए उतना दे दीजिए, यानी कि अब भाई पैसे तो चाहिए, दूसरी रियासत के अंदर जाएंगे लेन देन के लिए। तो रवाना हो गए। तो बोला कोषाध्यक्ष जी ने, अभी आप मेरे से ले लेना दरबार जैसे यहाँ से कंप्लीट होता है। तो दरबार कंप्लीट होने के बाद में गए कवि जी, और जाकर के उनको जो पैसे चाहिए थे उन्होंने पैसे दे दिए। लेकिन कोषाध्यक्ष ने चालाकी कर दी। क्या चालाकी कर दी? पैसे जो देने थे, सिक्के थे, वो चांदोड़ी दे दिए थे। अब वो चांदोड़ी चले केवल कहाँ पर? मेवाड़ के अंदर। तो भाई साहब दूसरा दिन वापिस आए दरबार के अंदर कवि, और कवि तो जहां ने पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। दरबार के अंदर आ गए और आकर के बैठे, और बैठ गई। जैसे महाराजा ने पूछा, आप यहाँ पे कैसे विराजमान है? कि साहब विराजमान क्या है, मुझे तो बाहर जाना था लेकिन नहीं जा पाया, क्या मैं इसका कारण जान सकता हूँ? बोला, कवि ने कहा कि इसका कारण बस और कुछ नहीं है, ये आपके दरबार कोषाध्यक्ष के द्वारा दी गई जो ये संपत्ति है, जो मुद्रा है, यही कारण है। कि क्या आपको पैसे मिले नहीं? नहीं, पैसे तो मिले हैं, बिल्कुल मिले हैं पैसे। लेकिन ये जो पैसे हमें जो प्राप्त हो रहे हैं ना, ये पैसे चांदोड़ी हैं। बोला चांदोड़ी हो गए तो क्या हो गया? अच्छा अच्छा, ये बाहर चलते नहीं है। तो उन्होंने एक उक्ति कही थी। क्या उक्ति कही थी? कि चांद वैसा चले नहीं, दूर सगारे देश। मतलब चांद वैसा दूर सगारे देश, सगा का मतलब होता है मेहमान। रियासत से बाहर जाते तो ठिकाने मिल ही जाते हैं, तो मेहमान मतलब चांद वैसा अपना नहीं, बट सगे को नहीं चले साहब, तो थंगड़ा पैसे चेंज करवो तो मैं जा सकूं, नहीं तो मैं नहीं जा सकूं। तो अब तो आप बात आपने पूरी याद रहे हो। तो चांदोड़ी जो सिक्का है ना, ये महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट लीजिएगा, अब नहीं भूलोगे। इसके बाद में आता है स्वरूप शाही सिक्का। तो स्वरूप शाही सिक्का कहाँ का है? मेवाड़ का। और मेवाड़ के अंदर स्वरूप सिंह जी 1857 की क्रांति के समय जब आपने पढ़ा है या फिर आप पढ़ोगे, तो 1857 की क्रांति के समय स्वरूप जी ने इतना स्वरूप बदला, इतना स्वरूप बदला कि इनके नाम पे क्या चल गया? सिक्का भी चला दिया गया। फिर है डिंगाल। डिंगाल परीक्षा के अंदर बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है भाई, डिंगाल सिक्का कहाँ का है? तो याद रखना मेवाड़ का है। डिंगाल, गाल, डिंगाल, 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 3-4 बार उच्चारण करोगे तो आपके स्मरण शक्ति के अंदर ये आ जाएगा। फिर है शाह आलमी। कौन सा सिक्का? शाह आलमी सिक्का। ये सारे जो सिक्के थे बच्चों, वो कहाँ के थे? मेवाड़ के थे। चलो अब आगे देखते हैं जो महत्वपूर्ण सिक्के अन्य रियासत से संबंध रखते हैं। अगला है भाई जयपुरी सिक्के, यानी कि जयपुर के सिक्के। जयपुर के सिक्के हैं, तो जयपुर के अंदर कौन कौन से सिक्के चलते हैं? और जयपुर को किस नाम से जाना जाता था पहले? आमेर। कुरुक्षेत्र का अपने को कोई पूछे तो हम क्या कहेंगे? ढूंढाड़। ढूंढाड़। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहते हैं? ये आप कमेंट के अंदर कमेंट करके बताइएगा। ढूंढाड़ का पुष्कर। चलो आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं। ढूंढाड़ का पुष्कर, ये आपका क्वेश्चन, आप बताइएगा मुझे।
यहाँ पे कौन कौन से सिक्के चलते थे भाई? मेवाड़ के बात करते हैं ना, तो वहाँ पे अपने को चांदोड़ी है, ये सिक्का महत्वपूर्ण लगा था, इसकी कहानी हमने सुनी थी। लेकिन क्या झाड़साई नाम सुनते ही आपके दिमाग के अंदर सीधा नहीं आता है क्या जयपुर? क्योंकि जयपुर जो है ना, उनको झाड़साई के नाम से जानते थे। ये बाद के अंदर कच्छावा वंश से जो ये ना, इसका संबंध अपन ये पढ़ते हैं कि कच्छावा वंश है, आमेर है, जयपुर है। पहले इनको झाड़साई के नाम से क्यों? क्योंकि इससे जयपुर जब हम पढ़ेंगे, पचरंगी जो ध्वजा बनी थी उससे पहले इनके झाड़साई के नाम से इनको जाना जाता था। वो कहानी हम इतिहास के अंदर पढ़ेंगे, जब इतिहास पढ़ेंगे। अभी संक्षिप्त में हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है महमूद शाही और तीसरा है हाली। तीसरा कौन सा है? हाली। लेकिन तीनों याद करवाने की कोशिश करते हैं। देखो, झाड़ा, जयपुर के लोगों को झाड़ दिया, और झाड़ दिया तो गए शाह के पास में। किसके पास में गए? शाह के पास में। शाह ने उनको क्या रख लिया? हाली। हाली, हाली रख लिया। तो ऐसे याद रखोगे तो आपको तीनों याद हो जाएंगे। अगला कौन सा है भाई? करौली के सिक्के। करौली के सिक्के के अंदर एक ही महत्वपूर्ण जो सिक्का मिलता है, और उसका नाम है माणकशाही। कौन सा नाम है उसका? क्या नाम मिलेगा? माणकशाही। माणकशाही को कैसे याद करेंगे? देखो, माणक के अंदर बीच में आपको के मिल रहा है, कैसे याद रखना? करौली। करौली के लोगों के पास में क्या थे? माणक मोती बहुत थे। इसे अपने को याद रह जाएगा। चलो आगे देखते हैं। फिर है जैसलमेर के। राजस्थान के प्रत्येक रियासत का हम नहीं पढ़ेंगे, आपको पहले कह रहे हैं। क्यों? वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है। जो जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो जो महत्वपूर्ण सिक्के हैं, उन सब के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसलमेर के सिक्के भैया, जैसलमेर के अंदर कौन कौन से सिक्के हैं? जैसलमेर के अंदर अखे शाही सिक्के, जैसलमेर के अंदर महमूद शाही सिक्के, जैसलमेर के अंदर डोडिया सिक्के। सर आपने अभी अभी जयपुर के अंदर बताया मोहम्मद शाही, सर आप तो फिरकी ले रहे हो। और भाई कोई फिरकी नहीं ले रहा है, समझो। नोट लगा करके लिख दिया है कि महमूद शाही जो सिक्के हैं ना, वो कौन कौन सी रियासत के अंदर? दो रियासतों के अंदर, एक और दो, जयपुर के अंदर और जैसलमेर के अंदर, दो रियासतों के अंदर चलते थे। चलो इनको याद करवाएं। जैसलमेर जो है ना, यहाँ पे अकाल बहुत पड़ता है। क्या पड़ता है? अकाल। जैसलमेर में अकाल पड़ता है। अकाल पड़ता है तो भाई क्या चाहिए? पैसे चाहिए। और पैसे लाने के लिए अपने को किसके पास में जाना पड़ेगा? शाह के पास में। धनवान लोगों के पास में जाना पड़ेगा, बड़ियों के पास में जाना पड़ेगा। तो वहां गए तो जाते जाते पैर के अंदर क्या लग गए? डोडिया लग गए। डोडिया एक कंटीली घास होती है, मरुस्थल की घास है डोडिया, ठीक है? मालूम चल गया होगा, है ना? वही घास जिसके बारे में सोच रहे हैं। हुआ क्या? जैसलमेर में पड़ा अकाल। अकाल पड़ा तो गए शाह के पास में, धनवान लोगों के पास में। अजी हमारे यहाँ अकाल पड़ गया है, कोई हमारी सहायता करोगे क्या आप? तो बोला सहायता करेंगे। अब वहां से बात करते करते बीच बीच में पैरों से क्या निकाल रहे हैं? डोडिये निकाल रहे हैं। अर्थात ऐसे याद रखना, अखे शाही सिक्का, शाह से मोहम्मद शाही सिक्का, और डोडिया से डोडिया सिक्का। तीनों ही कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तीनों ही जो प्रसिद्ध है वो जैसलमेर के प्रसिद्ध है। चलो आगे देखते हैं। रियासतें और सिक्के। अब क्या बात होगी? रियासतों में कौन सी रियासत में कौन सा सिक्का प्रसिद्ध है, जो सारी साथ में स्लाइड लेकर के आए हैं। देखिए शुरुआत करते हैं। पहला है तमंचा शाही। तमंचा शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? ये है भाई धौलपुर। तमंचे पे क्या होता है? डिस्को होता है सर। अच्छा, तो भाई डिस्को के अंदर क्या चाहिए? ढोल चाहिए। फिर डांस करना है तो अपने को क्या चाहिए? ढोल। और ढोल से याद रखना ढोल। तो तमंचा शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर का प्रसिद्ध है। तो ये भी चलो आपको याद हो गया कि नहीं हो गया? नहीं हुआ तो अभी कमेंट करके बताओ। बिल्कुल बिल्कुल आपको याद हो रहा है। गज शाही। गज के अंदर एक याद रखना, गज का मतलब होता है हाथी, और हाथी बिक गया था, किसी कारण से हाथी को बेचना पड़ा। गज बिका, गज बिका, गज बिका, यानी गज सही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर के प्रसिद्ध है। तो एक ट्रिक अपने ये याद रखनी है। त्रिशूलिया सिक्के। भाई त्रिशूलिया जो सिक्के है ना, ये त्रिशूल का मतलब क्या हो गया? तीन त्रिशूल। और त्रिशूलधारी कौन है? भगवान शिव। और भगवान शिव के पास में है त्रिशूल। अब त्रिशूल रख करके वो एक नृत्य कर रहे हैं, तांडव रचा रहे हैं वहां पे। अब नृत्य करते हैं तो भगवान शिव रहते कहाँ पर है? डूंगर पर या पहाड़ पर? अच्छा, पर्वत पर, कैलाश पर्वत पर। बच्चों डूंगर का ही पर्यायवाची हम क्या कह सकते हैं? पर्वत कह सकते हैं। तो ऐसे याद रखना कि त्रिशूलधारी भोला भंडारी पर्वत पर रहता है। पर्वत यानी डूंगर। तो पर्वत से त्रिशूलिया सिक्का। त्रिशूलिया सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है? डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। फिर है अमरशाही। अमरशाही कहाँ का? नागौर। क्योंकि अमर सिंह का नाम, अगर राजस्थान आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी है ना कभी, तो पढ़ना। और अगर आपने पढ़ रखी है तो आप बिल्कुल इस
जानकारी से वाकिफ हैं कि अमर सिंह कौन थे? अमर सिंह की पहचान यही थी नागौर के, जिन्होंने एक छोटी सी चीज के लिए लड़ाई कर ली थी। क्या आप मुझे बता पाओगे कौन सी चीज के लिए लड़ाई की थी? भाई साहब, ऐसी ऐसी चीजों पे लड़ाई जिसका भी अपना गौरव है, राजस्थान का इतिहास मिलता है, वो मारवाड़ के अंदर मत्तीरे की राड़ हुई थी। और ये कमेंट के अंदर मुझे कमेंट करके बताना कि 1600 आगे संख्या क्या है, कब लड़ाई हुई थी, या आप अभी कमेंट करके बताना कि मत्तीरे की राड राजस्थान के अंदर कब हुई थी। अगला है गुमान शाही सिक्के। गुमान शाही, कोटा के जो लोग हैं ना, उनको अपने आप पे क्या है, गुमान है। कोटा के लोगों को लोगों को गुमान है। बच्चों, गुमान करना नहीं चाहिए। अब इन कोटा वालों बच्चों को क्या पता, लेकिन ये बहुत गुमान करते हैं। इनको ये पता नहीं है कि आपके जैसे होनहार बच्चे जो घर पे बैठ करके, लाइब्रेरी में बैठ करके, छत पे बैठ करके, इधर उधर कहीं पर भी स्क्रीन के अंदर उनकी क्लास चल रही है और वो बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे हैं, फिर भी इनको अपने आप पे मतलब गुमान है कि हम शिक्षा नगरी के अंदर है। अरे भाई, शिक्षा ऐसे एक नगरी वगैरह नहीं है, शिक्षा सब जगह है। तो आप ऐसे याद रखना कि भाई कोटा के जो लोग हैं, इनके अपने आप पे क्या है, गुमान है। तो गुमान सही सिक्का कहाँ का हो गया, कोटा। संध्या सिक्का, संध्या सहापुरा, से संध्या से सहापुरा, से संध्या से सहापुरा, याद हो जाएगा? तो बिल्कुल याद हो गया। अगला है सिक्का मुबारक लंदन। मुबारक लंदन लिखा हुआ सिक्का कहाँ का है, प्रतापगढ़ का। देखो, मुबारक, जिसको मुबारक चाहिए ना, उसे बहुत तपना होता है। ऐसे ही मुबारक इतिहास उनका नहीं बनता है जो ऐसे आराम से जी रहे हैं। आपको अच्छा बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब कहीं जा करके हम ये कहते हैं कि अपनी अच्छाइयाँ, अपनी जो गलतियां वो अच्छाइयों के अंदर बदल जाती है। यानी कि क्या चाहिए बच्चों, ताप चाहिए। आप याद रखना कि मुबारक लंदन, मुबारक लंदन यानी मुबारक के लिए क्या जरूरी है, ताप जरूरी है, तपना जरूरी है, तब कहीं जा करके मुबारक मिलती है कि मुबारक हो। अच्छा, एक ही मुबारक नहीं है बच्चों, बहुत मुबारक है। आप भी पढ़ाई कर रहे हो, आपका भी समय आएगा, जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उस दिन आपके माता पिता गर्व से बड़े ऐसे खुश रहेंगे और ये कहेंगे मेरे बेटे ने बहुत पढ़ाई की, मेरी बेटी ने बहुत पढ़ाई की। सच में ये मोबाइल के अंदर रीले स्क्रॉल नहीं करते हैं, बल्कि ये क्या करते हैं, पढ़ाई की चीज़ें देखते हैं और पढ़ाई की चीज़ को कॉपी के अंदर लिखते हैं, याद करते हैं। ऐसे हमारे होनहार बालक और बालिकाएं। चलो आगे बढ़ते हैं, मोटिवेशन तो कूट कूट के भरा है आप में। अगला है कि भाई राम शाही सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है। राम नाम आया है ना, राम शाही और राम जी के चढ़ता है प्रसाद, इनमें से आपको कौन सी मीठी चीज दिख रही है? सर जी, यहाँ तो सिरोही दिख रही है, बांसवाड़ा सिरो दिख रहा है। अच्छा, सिरो को भी चढ़ता है क्या? बूंदी चढ़ती है, क्या चढ़ती है, बूंदी। तो याद रखना कि रामशाही सिक्के कहाँ के प्रसिद्ध है, बूंदी। 1857 की क्रांति के अंदर जब आप पढ़ोगे तब राम सिंह जी का आता है कोटा और बूंदी क्षेत्र से संबंध, तो वहां और पढ़ेंगे। अगला है डब्बू शाही। कौन सा, डब्बू शाही। ये याद कैसे रखोगे, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध तो ये फेमस तो था कौन सी स्थान का, सिरोही का, लेकिन याद कैसे रखेंगे? बच्चे होते हैं ना, मारवाड़ी के अंदर बात करते हैं, मारवाड़ी में मजा आएगा आपको। होता क्या है कि छोटो टाबर हुए ना, वो डब्बू देखे जन बहुत राजी हुए, क्योंकि बिंग माँ ने वो एकदम हल्को रहे, उड़तो रहे, बिन एकदम अटपटो लागो, बड़ो अजीब सो लागे। तो वो बच्चा ने बहुत खुशी हुए। अगर मेरे पास चीज नहीं मिले ना, जब वो टाबर कहीं करी, वो रोई भाई, वो हंसे को नहीं, वो रोई। अरे वो बच्चा रोएगा तो याद रखना, डब्बू शाही सिक्के से रोही, डब्बू नहीं मिले तो बच्चा क्या करे, रोई। और बच्चे का रोने का तो भाई साहब अश्रुधारा बहने लगती है, लेकिन जैसे डब्बू मिल जाता है तो बच्चा तो तुरंत ही क्या करने लगता है, हंसने लगता है। याद हो गया ना, डब्बू शाही सिरोही का, बूंदी, बूंदी नहीं सॉरी, राम शाही, राम बूंदी, राम बूंदी, राम जी के चड्डे बूंदी, राम शाही। अगला है लक्ष्मण शाही। जब राम आए तो पीछे लक्ष्मण थोड़ी रह सकते हैं, लक्ष्मण शाही। और लक्ष्मण जी भगवान राम के संरक्षक बने हुए, हमेशा उनके पीछे पीछे उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ में रहते थे। और वो अपने साथ में क्या रखते थे, धनुष। और धनुष के अंदर क्या रखते थे, बाण रखते थे। उनका धनुष का बाण बहुत ज्यादा मारता था, उसकी मार क्षमता बहुत तेज थी, मतलब इतनी तेज गति से वो धनुष चढ़ा करके बाण मारते थे, बाण को चलाते थे बच्चों। कि फिर तो आपने रामायण के वीडियो वगैरह देखे होंगे कि कैसे जो अतिशयोक्ति की गई जो भी, लेकिन हम उनके बारे में याद रख पाएंगे कि लक्ष्मण शाही कहाँ का प्रसिद्ध है, बांसवाड़ा का। मदन शाही, मदन शाही झालावाड़ का। मदन नाम का एक लड़का है जो क्या करता है, जाला देता है।
हमेशा जाला देता है क्योंकि कंजूस ज्यादा है, गाड़ी लेके जाता नहीं, घर वाले कहते हैं गाड़ी लेके चला जा बेटा स्कूल कॉलेज के, नहीं नहीं, अब उसकी आदत 10 रुपए 20 रुपए बचाने हैं, अरे वो जाला देता है, अरे मैं तो मेरे को बिठा लो, कोई मेरे को लेके जा, अरे जाला दे रहा है। तो इसे याद रखना, मदन क्या दे रहा है, जाला। मदन शाही कहाँ का प्रसिद्ध, झालावाड़ का। राव शाही अलवर का, राव अलवर कहाँ का प्रसिद्ध है, रावसाई अलवर का प्रसिद्ध है। विजय शाही, और विजय किनकी होती है, विजय हमेशा हमेशा हमने पढ़ा है कि विजय होती है जोधपुर की। नहीं सर, ऐसे तो कोई किसी की विजय हो जाती है, ये बात थोड़ी होती है भाई। हम ये कहते हैं विजय उसकी होती है जिसके में क्या होता है, जोर होता है, तब तभी आपकी क्या हो सकती है, विजय हो सकती है। तो विजय शाही जोधपुर, ठीक है। जोधपुर के जो विजय सिंह जी थे उनके नाम पे सिक्का चला हुआ है, तो याद हो गया। फिर है लल्लूरिया, ये भाई परीक्षा के अंदर पूछा हुआ है, 2017-18 के अंदर पुलिस के अंदर ये प्रश्न पूछा गया था कि लल्लूरिया सिक्का कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये है सोजत का। ये कहाँ का प्रसिद्ध है, सोजत का। आप मुझे ये भी बता सकते हैं क्या सोजत की क्या प्रसिद्ध है, और उस पर भी सिक्का बनाया जाता है। जब दादी नानी सोजत की एक चीज प्रसिद्ध है, उसको काम में ले रही होती है, जब बच्चा रोता हुआ पास में आता है, मेरे भी हाथ पे बनाओ, तब ये बच्चा क्या, अच्छा मेहंदी, बिल्कुल बिल्कुल, सोजत की क्या प्रसिद्ध है, मेहंदी। और फिर उस पे क्या बनाया जाता है, एक सिक्का बनाया जाता है, एक रुपयो बनाया हुआ है, और फिर भी रुपया में वो बच्चों सुबह सूख जाए वो मेहंदी, और भी वो कलर आवे जब सब ने कहा देखो हमारे रुपयो हाथ में, देखो हमारे रुपयो, खूब रुपया आए मार्गन। तो बस वही उसी प्रकार से सोजत की। आप याद रखना, लल्लूरिया वो बच्चा है, लल्लू सा एक बच्चा है जिसके के पास में क्या है, सिक्का, और सिक्के से कहानी को याद रखना, लल्लू सा एक लड़का है जो हाथ पे सिक्का बनवाता है, रुपया बनवाता है, वो सोजत का सोजत के प्रसिद्ध मेहंदी का, इसीलिए लल्लूरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, सोजत का। और सोजत स्थान कहाँ का प्रसिद्ध है, पाली का, सोजत पाली। बहुत एफर्ट लगा रहे हैं भाई, आपको अच्छे से समझ में आए, हम तो यही प्रयास करते हैं। अब आप इस प्रयास को के ऊपर कितने खरे उतरते हो, हम आशा यही करते हैं कि एग्जाम के अंदर आपके प्रश्न आए, और इसी प्रकार की जो ये कही गई बातें आपके दिल और दिमाग के अंदर घूमती रहे, और आपका प्रश्न देखते ही क्या हो जाए, सही हो जाए। हम तो यही दुआ करते हैं। आगे है ताम्र पत्र, क्या है, ताम्र पत्र का मतलब होता है तांबे के पत्र। पत्र का मतलब जिस पे लिखा जाता है, पे सूचना या कोई जानकारी लिखी गई हो, ठीक है। तो भाई पत्र पे लिखना है, तो तांबे का पत्र हो गया, तो क्या हो गया, ताम्र पत्र। तांबे का पत्र, या कह सकते हैं तांबे का पन्ना। इनके ऊपर क्या लिखी जाती है, जानकारी लिखी जाती है, लेटर टू गॉड। ये गॉड को लेटर नहीं लिखा जाता है, ये पहले जानकारी लिखी जाती थी, मतलब जानवरों के गले के अंदर, या अभी भी आपने देखा है ना कि तांबे के ऊपर जो छोटे बच्चे होते हैं उनको नज़र से बचाने के लिए माता बहनें क्या करती है, उनके गले के अंदर बहुत सारे ऐसे वो ताबीज वगैरह बनवा देती है, गले के अंदर वो अलग अलग जो बच्चों में देखते हैं, उन बच्चे जो गले के अंदर पहन के रखते हैं, वह सारे के सारे क्या है, वह पत्ते ही है। कोई तांबे का है, कोई चांदी का है, जिसके ऊपर अलग अलग देवताओं के, अलग जिनको भी वो मानते हैं उनकी सुरक्षा वो करे, ऐसे उनके लोगों की धारणा होती है। आस्तिक प्रवृत्ति है, तो उनकी अपनी आस्था को बनाए रखने के लिए ये क्या काम में लेते हैं, पत्ता या फिर पत्र पन्ना काम में लेते हैं। तो प्राचीन समय के अंदर ऐतिहासिक जानकारी के लिए अंदर वो क्या काम में लिया करते थे, ताम्र पत्र। तो पता चल गया ना कि ताम्र पत्र क्या होता है, बिल्कुल सर पता चल गया है। अब ये ताम्र पत्र क्यों लेते थे, तो भाई ताम्रपत्र लेते थे जानकारी के प्रसार के लिए। अगर मैं ये कहूं कि जानकारी कह सकता हूं, या मैं कह सकता हूं संदेश, क्या बात सही है क्या, बिल्कुल सही है। बिल्कुल क्या है, सही है। अपने को कोई जानकारी भेजनी है भाई, उस समय की जानकारी को आज हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या बन गई, धरोहर। फिर वो बच्चों क्या बन गई, धरोहर बन गई, या अपन ये कह सकते हैं धरोहर या फिर विरासत, ये जानकारी प्राप्त करते हैं। तो ये इसके लिए क्या हो जाता है, ताम्रपत्र महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस ताम्रपत्र के अंदर राजस्थान के बहुत सारे ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, लेकिन हम उन्हीं की बात करेंगे जो महत्वपूर्ण है। राजस्थान के प्रमुख ताम्रपत्र, पहला आता है बच्चों चीकली ताम्रपत्र। कौन सा
ताम्रपत्र चीकली कब का है सर? ये 1483 ईस्वी का है। कब का है बच्चों? 1483 का। कहाँ का है? मेवाड़ का। मेवाड़ चीख चीख के कहता है हमारी क्या यादें रही थी, हमारे पूर्वज कैसे रहे, ये चीख चीख करके बातें बताई जाती है। अरे भाई चीकली से याद रखना, चीकली, अरे चीख चीख के कौन चीखता है? मेवाड़ का इतिहास चीखता है। क्या बताता है? विभिन्न लाग बाग बागों का पता चलता है। बहुत शोषण हुआ, बहुत शोषण हुआ। आज हम जिस लोकतंत्र के अंदर रह रहे हैं बच्चों, वो लोकतंत्र बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ है। न जाने कितने ही लोगों ने इस लोकतंत्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तब कहीं जाकर के आज हम लोकतंत्र के अंदर ऐसे विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो लाग बाग लोगों का शोषण बहुत हुआ था, वो लोग चीखते थे। क्या करते थे? चीखते थे। तो ऐसे याद रखना, चीख से चीखली कहाँ का? मेवाड़ का। किसके बारे में? लाग बाग उनके शोषण की जानकारी मिलती है। चलो अगला देखो, पुर का ताम्रपत्र। पुर का, पुर का ताम्रपत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। आप याद ये रखना, उदयपुर का। किसका? उदयपुर का। अब उदयपुर में एक चीज निकाल लेना, पुर। पुर का ताम्रपत्र कहाँ का प्रसिद्ध है? मेवाड़ का। अच्छा, उदयपुर के अंदर रानी कर्मावती हुई थी, आपने सुन रखा है, राणा सांगा की धर्मपत्नी। भाई कर्मावती के द्वारा जो जौहर किया गया था ना, उस समय भूमि दान दिया गया था, उसकी जानकारी किसमें मिलती है? तो वो मिलती है कौन से शिला ताम्रपत्र के अंदर? पूर्व का ताम्रपत्र है, उसमें ये जानकारी मिलती है। बच्चों इसमें जौहर प्रथा पर प्रकाश डाला गया, बताया गया, क्योंकि कर्मावती ने क्या किया था? जौहर। और ये है कब का? 1535, चित्तौड़ का जो शाखा होता है इस समय का। तो इसमें ये जो जानकारी है ना, वो यहाँ पता चलती है पूर्व के ताम्रपत्र से, कि जौहर की प्रथा, कर्मावती ने जौहर के समय जो भूमि दान दी थी, इसकी जानकारी पता चलती है। फिर है प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र। ये प्रतापगढ़ का जो ताम्रपत्र है ना, ये कब का है? ये 1817 का है। 1817। टंकी कर हटाने की जानकारी, कौन सी टंकर? टंकी कर। वे देखो कर बहुत सारे हुए, लाग बाग लाटा कुंता टंकी चूड़ा उत्तर तलवार बंदई उत्तराधिकार, बहुत सारे कर लिए गए थे। इन सब जो करों में से एक कर आता है टंकी कर, जो एक प्रकार का कर था, जो मुद्रा पर कर लगता था। भाई ये टंकी कर, टंकी कर का याद रखना प्रतापगढ़, क्योंकि प्रताप जो है ना, वो अपने साथ में टंकी रखते थे। अरे भाई टंकी वो गैस वाली टंकी नहीं, जिस प्रकार की अभी हालात चल रहे हैं, टंकी से ऐसे याद रखना कि भाई प्रताप है ना, ये अपने साथ में क्या रखते थे? टंकी रखते थे। किसकी टंकी रखते थे? अब भाई वो पानी पीने के लिए, क्योंकि जंगलों के अंदर घूमते हैं, तो अपने पास में पीने के लिए पानी की एक टंकी रखा करते थे। ऐसे याद रखना कि टंकी कर की जानकारी किस ताम्रपत्र से मिलती है, तो आपको याद रहना चाहिए प्रताप। प्रताप यानी कि प्रतापगढ़ का ताम्रपत्र। चलो अगला देखते हैं, बड़वास ताम्रपत्र। इसके ये कहाँ का प्रसिद्ध है? ये मेवाड़ क्षेत्र का है बच्चों। ये कहाँ का है? मेवाड़ क्षेत्र का। और मेवाड़ क्षेत्र में उदयपुर, उदयपुर बसाने की जानकारी, क्योंकि 1559 के अंदर उदयपुर की क्या की गई थी? स्थापना की गई थी बच्चों। राव जो उदय सिंह जी जो थे, सॉरी राव उदय सिंह नहीं, सॉरी महाराणा उदय सिंह। तो याद आ गया ना, तो साथ में चलो दोनों ही बता देते हैं। इसी के साथ में 100 साल पहले 1459 के अंदर राव जोधा जोधपुर बसाते हैं। ठीक 100 साल बाद में 1559 के अंदर उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह किसकी स्थापना करते हैं? उदय सिंह की। इस बात की जानकारी कौन से ताम्रपत्र के अंदर मिलती है? तो याद रखना बेडवास, क्योंकि भाई अब राजधानी बना ली तो बेड चाहिए, और बेड रहेगा तो वास कर पाएंगे भाई, आराम से शान और शौकत से जिंदगी जिएंगे। बेड तो याद रह जाएगा, बी फॉर बेड, और वास का मतलब निवास करना है ना। तो फिर किसका जानकारी मिलती है? उदयपुर के बसाने की जानकारी मिलती है। ये अपने प्रमुख। इसके बाद में अब बात करते हैं अभिलेख की। भाई अभिलेख क्या होता है? शिलालेख क्या होता है? मारवाड़ के अंदर है ना, राजस्थान के अंदर, अपनी राजस्थानी संस्कृति के अंदर एक कहावत है, क्या तो बतावे गीतदार, क्या बतावे भीतड़ा। और इतिहास उनका ही बनता है, जिन जिन व्यक्तियों को इतिहास बना है ना, उनकी एक जानकारी अपने को महत्वपूर्ण पता चलती है। और वो जानकारी क्या है बच्चों? कि भाई जो व्यक्ति चला गया, उसने अच्छा काम किया, तो उसे गीतों में गाया जाता है। जैसे कि मायरा जब नाम लिया जाता है, भात नाम लिया जाता है, तो जैल खियाड़ा चौधरी भरदी जो भात कहते हैं ना, महिलाएं गीत गाती हैं उनका। डूंगर जी जवार जी के गीत गाए जाते हैं, छावनी गीत गाए जाते हैं, लोक देवताओं के गीत गाए जाते हैं। आप और हम जैसे सामान्य व्यक्तियों के कोई गीत गाए जाते हैं क्या? नहीं। उनके कर्म अच्छे थे, उन्होंने अच्छे कार्य किए थे। जब आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ोगे तो और विस्तार से इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना याद रखना है। तो फिर दूसरा क्या हो गया? भींतड़ा। भींतड़ा यानी दीवारें। दीवारें बोलती है। क्या करती है? दीवारें बोलती है। अरे भैया दीवारों के कान होते हैं, क्या दीवारें सुनती है? भाई दीवारें सुनती या नहीं सुनती, लेकिन मुझे इतना पता है दीवारें बोलती जरूर है।
कि दीवार पे कोई स्लोगन लिखा हुआ है, आप उसे पढ़ रहे हो, वह आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। दीवार के ऊपर किसी ने अच्छा कार्य करवाया, किसी ने प्याऊ बनवाया और उसमें लिख दिया कि मेरे पिताजी, मेरे दादाजी स्वर्गीय, इनके नाम पे ये कार्य करवाया गया, वो आगे हर समय के लिए, आने वाले कल की जो पीढ़ी है, आने वाली जो पीढ़ी होगी, उसके जीवन में वो क्या बन जाएगा, एक उदाहरण बन जाएगा। तो दीवारें क्या करती है, सच में बोलती है। बच्चों, इनके दीवारों या अभिलेख जो है, इसका अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिग्राफी। क्योंकि दीवारों पे क्या बनाए जाते हैं, ग्राफ बनाए जाते हैं। ऐसे याद रखना, दीवारों पे क्या बना दिए जाते हैं, ग्राफ बना दिए जाते हैं। तो आपको याद रह जाएगा कौन सी ग्राफी, एपिग्राफी, सॉरी एपो नहीं, एपिग्राफी। एपिग्राफी का संबंध किससे हो गया, तो अभिलेख के अध्ययन से हो गया। देखो, लिखने तो दीवारों पे बहुत सारे असामाजिक तत्व होते हैं जो पता नहीं किसका नाम बढ़ाने के लिए बहुत गलत गलत कमेंट लिखते रहते हैं। उन सब के कमेंटों का कोई अर्थ नहीं है, नाम वो भी लिखते हैं लेकिन उनका कोई महत्व नहीं, लोग उनको गालियां निकालते हैं। लेकिन अच्छी चीज लिखी होती है ना, उस पेंटर का नाम पढ़ा जाता है, उस व्यक्ति का नाम पढ़ा जाता है, उस प्रशस्तिकार का नाम पढ़ा जाता है, उस वास्तुकार का नाम पढ़ा जाता है। वो हमेशा क्या करते हैं, लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। तो हम आगे देखें, ये समय व तिथि की जानकारी देते हैं। किसकी देते हैं, समय और तिथि की, मतलब किस समय के अंदर कौन सी चीज का निर्माण करवाया गया था, इन सब की हम जानकारी प्राप्त कर पाते हैं। ये क्यों जरूरी, इनमें और क्या क्या मिलता है बच्चों, इनमें दान की जानकारी मिलती है, वंशावली की, दान की जानकारी। बच्चों, दान लिखा, जो दान जो दे देते हैं ना, जैसे राजा कर्ण की बात की जाती है, राजपूताने के कर्ण की हम बात करते हैं, कल्लू के कर्ण की बात करते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो इनको क्यों ये उपाधियां दी गई थी, तो इन्होंने क्या दिया था, दान दिया था। वंशावली, वंश की जानकारी मिलती है। वट वृक्ष जो होता है ना वंश का, उसकी जानकारी अपने को इनसे मिल सकती है। किनसे, अभिलेखों से। हम पढ़ेंगे बहुत सारे ऐसे अभिलेख है जो राजा यहाँ से लेकर के इस राजा तक की जानकारी प्राप्त होती है। फिर उनके तिथि की, मतलब किस समय का है, विजय की, उन्होंने कौन सा विजय किया, कीर्ति स्तंभ जब हम पढ़ेंगे, सारंगपुर विजय की उपलक्ष्य में राणा कुंभा निर्माण करवाते हैं, तो ये विजय की जानकारी देते हैं। फिर है शासकीय नियम, राजा अपने शासन कार्य के नियम जो होते थे ना, उनको भी दीवारों पर लिखाते थे, उप नियम जो उनको भी लिखवाते थे, और विशेष घटना का ब्यौरा लिखा जाता था कि कोई घटना अगर घटित हुई है, उसकी जानकारी भी क्या करनी होती थी, लिखनी होती थी, ताकि लोग उससे समझे। आदि जानकारी अपने को किससे प्राप्त होती है, शिलालेख से। भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो मौर्य शासक जो अशोक है ना, उनके काल का मिलता है। कौन से वंश का, तो अपन कहेंगे मौर्य वंश का। कौन से शासक का, तो आप यही कहोगे अशोक का। क्या पूछ रहे हैं, भारत का सबसे प्राचीनतम, प्राचीनतम यानी सबसे पुराना, तो किसके काल का, अशोक के काल का। जो कौन सी भाषा के अंदर है बच्चों, ध्यान रखना, प्राकृत भाषा के अंदर है। और लिपि कौन सी है, ब्राह्मी लिपि है। अशोक का काल का मिला हुआ जो शिलालेख, वो सबसे प्राचीनतम, भाषा उसकी प्राकृत, लिपि उसकी ब्राह्मी। चलो आगे बढ़े। भारत का पहला संस्कृत भाषा का, सीधा अगर ये प्रश्न आए कि भारत का पहला संस्कृत भाषा का शिलालेख कौन सा है, तो शक शासक था जिसका क्या नाम था, रुद्रदामन। उसका एक शिलालेख मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा मिलता है, जूनागढ़ अभिलेख। वो भारत का कौन सा है, संस्कृत भाषा का पहला है। तो दोनों फैक्ट समझ में आ गए। अगर प्राचीन पूछे तो मौर्य शासक अशोक, अगर ये पूछे संस्कृत भाषा का तो हम कहेंगे शक शासक। शक है ना, एक जाति हुआ करती थी, शक है, कुषाण है, ये बच्चों सारी सारी क्या थी, जातियां थी। बर्बर जातियां थी, अलग अलग जानकारियां इनकी मिलती है। ये जो जातियां थी इनसे संबंधित, तो शक शासक था जिसका क्या नाम था, रुद्र दामन। इनसे संबंधित अपने को जानकारी प्राप्त होती है। चलो आगे देखते हैं, राजस्थान के प्राचीन प्रमुख जो शिलालेख है इनके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गोसुंडी शिलालेख, गोसुंडी शिलालेख कहाँ का है, तो उत्तर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का। भाषा कौन सी सर, संस्कृत भाषा। और प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति जो थे ना, वो थे डॉक्टर D.R. भंडारकर। गोसुंडी शिलालेख को प्रकाश में लाने का कार्य किसने किया था, D.R. भंडारकर को, इसीलिए इनको इस कार्य का इनको श्रेय जाता है। राजस्थान में वैष्णव जो संप्रदाय है ना, इसकी प्राचीनतम जानकारी अगर किसी शिलालेख से मिलती है तो वो कौन सा शिलालेख है, गोसुंडी शिलालेख। वैष्णव धर्म की, वैष्णव मत की, वैष्णव संप्रदाय की, ये कहीं भी आपको ऐसा पूछे तो आपके दिमाग अंदर सीधा क्या आना चाहिए, गोसुंडी। क्या घुसना चाहिए, गोसुंडी घुसना चाहिए। क्या घुसना चाहिए, तो अपने दिमाग अंदर एक चीज घुसनी चाहिए, गोसुंडी शिलालेख। क्या दिमाग में घुस गई जानकारी, बिल्कुल। अरे भाई साहब शाबाश, वेरी गुड। लेकिन इससे यह भी पूछा जा सकता है इसकी लिपि कौन सी है, गोसुंडी शिलालेख की, तो आपके दिमाग अंदर आना चाहिए ब्राह्मी लिपि। अगला है घटियाला, तो यह बहुत महत्वपूर्ण है।
गोसुंडी शिलालेख। फिर आता है गटियाला शिलालेख। भाई गटियाला जो शिलालेख है वो जोधपुर के अंदर है, और जोधपुर के एक शासक हुए थे प्रत्यार कक्कुक। कक्कुक के काल की जानकारी मिलती है, ये कक्कुक जो है ना, ये इसके समय की जानकारी मिलती है। विक्रम संवत 1918 के अंदर क्या हुआ, चैत्र शुक्ल द्वितीय थी, उस दिन यहाँ पे दो शिलालेख मिले थे। कितने शिलालेख मिले, दो शिलालेख, जिसमें पहला जो शिलालेख है उसमें महाराष्ट्री भाषा, पहले के अंदर कौन सी भाषा, महाराष्ट्री भाषा, तो दूसरे में कौन सी भाषा, संस्कृत भाषा। बच्चों ध्यान रखना कि दो शिलालेख मिले, और दो के अंदर मिला है एम एस धोनी। अरे एम एस धोनी नहीं है, पहले के अंदर महाराष्ट्र है तो दूसरे के अंदर कौन सी है, संस्कृत है। तो याद हो गया ना, चलो आगे बढ़ते। कब, 1918 विक्रम संवत चैत्र शुक्ल द्वितीया को। इसमें एक महाराष्ट्री वाली बात है, तो दूसरी कौन सी है, संस्कृत। याद रखने के लिए एम एस धोनी रखना। एम एस धोनी क्या है, गटियाला, गट्टी के अंदर आला था एम एस, ठीक है। प्रतिहार शासक हरिश्चंद्र की जानकारी मिलती है। प्रतिहार शासक जो हरिश्चंद्र है उनकी जानकारी मिलती है, उनकी पत्नी जो भद्रा है उसकी भी जानकारी यहाँ से प्राप्त होती है। और साथ ही साथ में यहाँ मतलब जो नागभट्ट ने अपनी राजधानी मेड़ता बनाई थी, मंडोर बनाई थी, इन सब की जानकारी अभी किससे मिलती है अपने को, गटियाला शिलालेख, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर के अंदर है। यहाँ पे एक शिलालेख और है जिसका नाम है बड़ली का शिलालेख। ये ध्यान रखना बच्चों, बड़ली का शिलालेख का प्रश्न अधिकांश पूछ लिया जाता है। क्यों पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख है। कैसा शिलालेख है, राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख कौन सा है, तो आपका उत्तर होना चाहिए बड़ली का शिलालेख। जो है कहाँ पर सर, बच्चों ये है मिलाप माता का मंदिर है अजमेर के अंदर, यहाँ पर बड़ली का शिलालेख है। कौन सी लिपि है बच्चों, तो आप याद रखना ब्राह्मी लिपि की जानकारी मिलती है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम शिलालेख तो अपना होगा कौन सा, बड़ली का शिलालेख। मैं आपसे ये पूछूं कि बताइए ऐसा कौन सा शिलालेख है जिसमें हरिश्चंद्र की जानकारी मिलती है, तो भाई साहब जोधपुर का सीधा गटियाला शिलालेख। जोधपुर का गटियाला, जोधपुर में गट्टियाला, गट्टियाला, गट्टी गट्टी तो होती है ना, जिसमें मम्मी पकौड़े जब बनाती है उसमें दाल ऐसे पीसती है, बस वही गट्टी, जोधपुर में गट्टी, जोधपुर की गट्टी। तो याद हो जाएगा गोसुंडी सुंडी, गोसुंडी सुंडी चित्तौड़गढ़, ठीक है, ऐसे याद रखिएगा। चलो आगे बढ़े। कुछ देखो फैक्ट जो होते हैं डायरेक्ट याद करने के होते हैं, लेकिन हम अपने दिमाग के अंदर उसे जोड़ने की कोशिश करते हैं ना, तो बहुत लंबे समय तक याद रह जाता है। और जोड़ा हुआ ज्ञान हमेशा, जोड़ने का मतलब क्या होता है, उसमें आगे से आगे उस चीज को बढ़ाने का प्रयास करना। तो आप भी ऐसे प्रयास करिएगा। अगला है मानमोरी शिलालेख। बच्चों मानमोरी के बारे में आपने जानकारी सुनी होगी कि मानमोरी जो शिलालेख है कहाँ का, ये चित्तौड़गढ़ का है, क्योंकि इसके अंदर क्या जानकारी मिलती है, चित्रांगन मौर्य का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, चित्रांगन मौर्य। चित्रांगन मौर्य यही थे जिन्होंने 7वीं शताब्दी के अंदर किसका निर्माण करवाया था, चित्तौड़ दुर्ग का। कौन से दुर्ग का, चित्तौड़ दुर्ग का। फिर परसों अपना जो सोर्स आया था उसमें ये जानकारी दे रखी है कि भाई 7वीं शताब्दी के बाद में फिर 15वीं शताब्दी आती है। कौन सी शताब्दी, 15वीं। और 15वीं शताब्दी के अंदर इसका आधुनिक निर्माण करवा दिया जाता है महाराणा कुंभा के द्वारा, इसीलिए इसका आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है, महाराणा कुंभा को कहा जाता है। तो चित्रांगन मौर्य की जानकारी मिलती है। कर्नल जेम्स टोड साहब किस अभिलेख को अपने साथ इंग्लैंड ले जाना चाहते थे, तो ये प्रश्न पूछा हुआ है। ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मान मोरी। अरे मान मोरी यानी मेरी, अरे मेरी तो मान ले, साथ में चल ले, टोड साहब कह रहे थे, लेकिन नहीं चालू भाई साहब, पत्थर ने थोड़े ले जा सकते हैं, तो केवल पत्थर ही को नहीं है। वो अपन राजस्थान को स्वाभिमान है, और राजस्थान की अपन की जानकारी है, इन आप बटकी कर ले जा सको, नहीं ले जा सको, इन अट्ठे ही राखनी पड़े, तो अट्ठे ही है। कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़ में है। अगला है भ्रमर माता का लेख, जो कहाँ पर है, भ्रमर माता छोटी सादड़ी चित्तौड़गढ़, कहाँ पर है, चित्तौड़गढ़। कब का है, 490 ईस्वी का। कब का है बच्चों, 490 ईस्वी का। इसमें जानकारी क्या मिलती है, 17 पंक्तियों के अंदर लेख लिखा हुआ है संस्कृत भाषा के अंदर, मतलब कौन सी भाषा का ये, संस्कृत। और देखो दो शैली होती है, एक शैली होती है गद्य और एक होती है पद्य। गद्य और पद्य में क्या अंतर होता है कि भाई गद्य को सीधा पढ़ा जाता है लाइन टू लाइन, और पद्य का मतलब होता है जिसे काव्य श्रृंखला के अंदर गाया जाता है, उसमें ले गति ताल यति गति इन सब का ध्यान रखना होता है। तो हम जब पढ़ रहे होते हैं तो हमें कैसे पढ़ना है, जैसे आप प्रतिज्ञा बोलते हो भारत मेरा देश है, और एक जब गीत गीत में भारत मेरा देश है ऐसे कुछ गा रहे हो तो वो पद्य बन जाता है। तो गद्य और पद्य ये कौन से समय कौन सी शैली का है, तो पद्य शैली का। इसके रचयिता कौन है, इसके रचयिता है भाई ब्रह्म सोम। कौन है, ब्रह्म सोम। और लेखक कौन है, पूर्वा। ये दो चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी ऐसे दिमाग के अंदर रखनी इंपॉर्टेंट है। क्या है कि लेखक कौन है, तो लेखक तो हो गया पूर्वा, और रचयिता कौन हो गए, ब्रह्म सोम, रचयिता सोम।
याद रखना, रचयिता सोम, भ्रमर माता के मंदिर में सोम, याद रह जाएगा। ठीक है। लेखक क्या हो गए? पूर्वा, लेखक पूर्वा, लेखक आए पहले, लेखक आए पहले, पूर्वा यानी पहले। ठीक है। एक है कणसवा अभिलेख जो है 738 ईस्वी का। कब का है? 738 ईस्वी का। कोटा के अंदर है। देखो, के से कणसवा और के से कोटा, के से कणसवा, के से कोटा। याद हो गया ना? बहुत इजी। अरे याद सब होता है, याद करने वाले आप जैसे बच्चे ही चाहिए बस। मौर्य वंशी राजा ध्वल की जानकारी मिलती है इसमें। मौर्य वंश के राजा कौन से है? ध्वल। आपसे ये पूछे मौर्य वंशी राजा चित्रांग मौर्य की जानकारी कौन से अभिलेख से मिलती है, तो ध्यान रखना मान मौर्य। ठीक है। और मौर्य वंशी राजा ध्वल की जानकारी किससे मिलती है, तो हम ये कहेंगे मौर्य वंशी जो राजा ध्वल है ना, ये इनकी जानकारी कणसवा अभिलेख से मिलती है। ये राजस्थान के अंतिम मौर्य वंशी शासक थे बच्चों। ये क्या थे? राजस्थान के अंतिम मौर्य वंशी शासक थे। मौर्य या मौर्य वंशी अंतिम शासक कौन थे? तो राजा ध्वल थे। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो थोड़ा ध्यान में रखिएगा। स्क्रीनशॉट ले लिया? नहीं लिया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अगला है अपना बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया आंदोलन। बिजोलिया के बारे में बहुत सारी जानकारी मिलती है कि बिजोलिया जो शिलालेख है ये कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर। अच्छे से आपको मालूम है। कब का है ये? 1170 ईस्वी का। बच्चों इसके प्रशस्तिकार कौन है? गुणभद्र। बिजोलिया के अंदर तो बहुत गुण थे भाई साहब। भारत का एकमात्र अहिंसात्मक आंदोलन था जिसमें किसी भी प्रकार से कोई हिंसा नहीं थी। बहुत लंबे समय तक चलने वाला अगर कोई आंदोलन रहा है तो बिजोलिया किसान आंदोलन रहा है। अजमेर के ब्राह्मणों को वस्त गोत्रीय बताने वाला कौन सा था? वैश्य, वस्त गोत्रीय, और दूसरा याद रखना वैश्य नहीं, वे या फिर बे रख लो, आप विजोलिया लिख लो, वैश्य या। हिस्ट्री के अंदर यहाँ से सीधा पूछते हैं कौन सा अभिलेख वस्त गोत्रीय ब्राह्मण बताने का प्रयास करते हैं अजमेर के चौहानों को, तो वो क्या हो जाएगा? बिजोलिया शिलालेख। ठीक है। विग्रहराज चतुर्थ जो थे इन्होंने दिल्ली विजय की थी, है ना? दिल्ली विजय की थी, और इस दिल्ली विजय उपलक्ष्य के अंदर इन्होंने जो जानकारियां लिखवाई थी, तो वो जानकारी अगर अपने को कहाँ से प्राप्त होती है, तो वो अपने को प्राप्त होगी बच्चों बिजोलिया शिलालेख से। तो कितना इजी है देखो। वी वी वे, वी वे रख लेते हैं, वे आधा। वी से क्या हो गया? बिजोलिया। वी से विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ। फिर वे से अभी आपने देखा ना, वत गोत्रीय, वत गोत्रीय। किसको बताते हैं भैया? ये बच्चों बताते हैं किसको? ये बताते हैं चौहानों को। कहाँ के चौहान? अजमेर के चौहान। वेरी गुड, शाबाश। अब इसके अंदर क्या है भाई? राजस्थान के बहुत सारे नगरों के उपनाम है जो सीधा का सीधा प्रश्न परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो देखिए, जाबालीपुर एक नाम मिलता है जो कहाँ का है? जालोर का। जालोर को किस नाम से मानते हैं? जाबालीपुर। ठीक है। जालोर यानी कि जाबालीपुर। फिर दूसरा आता है शाकंभरी, शाकंभरी। और शाकंभरी यानी कि सांबर, सांबर का क्या नाम था? शाकंभरी। नड्डुल, नड्डुल जो है ये नाडोल, पाली के अंदर क्षेत्र पड़ता है नाडोल, इसका प्राचीन नाम था। दिल्ली का, दिल्ली का जो नाम है ना, किसका नाम है? दिल्ली का। दिल्ली का से क्या हो गया? दिल्ली। सारी जानकारियां बिजोलिया शिलालेख के अनुसार कब का है? 1170 ईस्वी का। कहाँ पर है? भीलवाड़ा के अंदर है। चलो, अहि छत्रपुर, अहि छत्रपुर किसका नाम है? अहि छत्रपुर भाई साहब नाम मिलता है नागौर का। और अहि छत्रगढ़ जो किला है वो कहाँ पर है? नागौर के अंदर है। अहि छत्रपुर किसकी राजधानी थी? आप कमेंट के अंदर कमेंट करके बताइएगा। श्रीमाल, श्रीमाल जो है ये भीलमाल का प्राचीन नाम था। श्रीमाल, माल, माल कौन सा माल? भीन माल। ठीक है। नगहद, नगहद का मतलब हो गया नागदा, नागदा उदयपुर के अंदर। ठीक है। मांडलकर, मांडलकर किसका नाम? मांडलगढ़ का। और नाहर नृत्य यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध है। विंध्यावली, विंध्यावली किसका नाम है? तो ये बिजोलिया का। ध्यान रखना, बिजोलिया का क्या नाम मिलता है? विंध्यावली। और फिर है उत्तरादी, सॉरी उत्तमाद्री, उत्तमाद्री का मतलब हो गया ऊपरमाल। हिस्ट्री के अंदर फिर वापस पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कि ऊपरमाल क्या है, ऊपरमाल का डंका क्या है, ऊपरमाल कौन सा पठार है, ये आप भूगोल के अंदर भी पढ़ेंगे। तो बिजोलिया शिलालेख से संबंधित एक फैक्ट और यहाँ पे पढ़ते हैं कि बिजोलिया जो है ना, ये राणा सांगा के पास में था। राणा सांगा ने ये जो बिजोलिया है ये भेंट दिया था। किसको भेंट किया था? ये व्यक्ति कौन थे जिसको बिजोलिया है जो, यानी कि राणा सांगा के खानवा के युद्ध के अंदर शामिल होने के इनके एक साथ में एक व्यक्ति आए थे, मेवात क्षेत्र के थे। आप कमेंट के अंदर कमेंट करके बताइएगा कि वो व्यक्ति कौन थे जिनको बिजोलिया उपहार के अंदर मिला था। आगे देखते हैं।
लुवणशाही प्रशस्ति, भाई लुवणशाही जो प्रशस्ति है, अब इसमें प्रशस्ति के अंदर क्या होता है भाई, राजा की उपलब्धियां लिखवाई होती रहती है। तो ये आबू देलवाड़ा है ना, वहाँ का है, इसमें 1230 ईस्वी का है, निर्माता वास्तुपाल तेजपाल, और इसकी भाषा कौन सी, संस्कृत भाषा। आबू की जो प्रतिमा है, आबू मंदिर की जो प्रतिमा है, अभी पिछले किसी एग्जाम के अंदर ये पूछा गया था कि ये आबू की जो प्रतिमा है, इसकी प्रतिष्ठा किसने की थी, तो विजय सेन सूरी ने की थी। किसने की थी, विजय सेन सूरी ने। बच्चों ये भी ध्यान रखना, ये संस्कृत भाषा का होते हुए भी लूणशाही जो है ना, ये गद्य का है। मतलब ऐसे याद रख लो, लूण लूण गया पच खाया, बाद में ना गीत याद गुना हुए, पच तो डायरेक्ट बोलना ही हवे। तो अगर डायरेक्ट अगर आपको सीधा बोलना है तो आप क्या पढ़ोगे, गद्य पढ़ोगे। चलो शाबाश, वेरी गुड। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, अति महत्वपूर्ण अगर हम कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, राज सिंह प्रशस्ति। बच्चों राज सिंह प्रशस्ति बहुत बड़ी प्रशस्ति है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति मानी जाती है राजसमंद के अंदर। एशिया की सबसे बड़ी प्रशस्ति यही है, 1676 ईस्वी की है, महाराजा राज सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। प्रशस्तिकार कौन थे, रणछोड़ भट्ट। कौन थे, रणछोड़ भट्ट तेलंग। 9 चौकी पाल पर 25 काली शिलाओं पर बना हुआ है, 9 चौकी पाल है, उसके ऊपर 25 शिलाएं ऐसे, इन सब शिलाओं के ऊपर ऐसे ऐसे लिखवा रखा है कि भाई हमारे राजा ऐसा हुए थे, फलाना ऐसा हुआ था, ये सब जानकारी लिखी रहती है। लेकिन ध्यान रखना, पद्य भाग के अंदर कितने सर्ग हैं, 24 सर्ग और 1106 श्लोक लिखे हुए हैं। कितने, 24 सर्ग और श्लोक कितने, 1106 श्लोक लिखे हैं। ऐसी विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति अगर कोई है तो वो कौन सी प्रशस्ति है, वो यही राज सिंह प्रशस्ति मिलती है, विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति। ये भी फैक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। अमर सिंह से लेकर के, किससे लेकर के, अमर सिंह से लेकर के जगत सिंह द्वितीय तक की जानकारी इसके अंदर उल्लेखित है। ये प्रश्न भी पूछा हुआ है। मुगल मेवाड़ संधि का उल्लेख है, जब महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह जी जो थे, मुगलों के ऊपर, मुगलों के द्वारा उनके ऊपर जब दबाव बनाया गया था, नहीं चाहते थे कि भाई ऐसा वो मुगलों की अधीनता स्वीकार करे, लेकिन प्रजा तथा करण सिंह जी के द्वारा बार बार जब उनको कहा गया था, तब इनकी जो अधीनता स्वीकार करने, यानी कि उनके साथ में जो संधि हुई थी, उसकी जानकारी भी किसमें मिलती है, राज सिंह प्रशस्ति में मिलती है। महाराजा राज सिंह के द्वारा अकाल रात कार्य के समय इसका निर्माण करवाया गया था, और कितना समय लग गया था बच्चों, 14 वर्ष का समय लगा था। तो यहाँ से हम ये समझते हैं राज सिंह प्रशस्ति के अंदर रा बड़ा महत्वपूर्ण है। रा से क्या, राय सिंह प्रशस्ति राज संबंध के अंदर। रे से इसके प्रशस्तिकार की रचना कौन है, रणछोड़ दास, रणछोड़ दास तेलंग। राज से इसके ऊपर ये याद रखना है कि निर्माता कौन है इसमें, राज सिंह। ये तीन चीजें राज से सीधी सीधी आपको प्राप्त हो जाएगी। राजसमंद में रणछोड़ दास वास्तुकार और राज सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। अगली है राय सिंह प्रशस्ति। राज तो मेवाड़ गया था, राज तो मेवाड़ का था, कंफ्यूज मत होना बच्चों, एक राय सिंह है, ठीक है, और एक राज सिंह है। राज तो मेवाड़ का, अरे भाई राज तो मेवाड़ का मतलब हम ये कह सकते हैं कि मेवाड़ के लोगों में सच में उन्होंने राज किया था। राज करने का मतलब है कि सबसे पुराना वंश गुइल वंश, तो उन्होंने लंबा राज किया ना, तो राज तो उन्हीं का ही था। तो राय सिंह प्रशस्ति कहाँ की है, बीकानेर की, 1554 में ईस्वी की लिखी हुई प्रशस्ति है। महाराजा राय सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था। प्रशस्तिकार थे जेता, कौन थे, जैन मुनि थे ये लिखने वाले, जिनका नाम क्या था, जेता। निर्माता कौन है, राज सिंह जी हो गए। बिक्का से लेकर के राय सिंह जी तक का इतिहास लिखा हुआ है। महाराजा बिक्का जिन्होंने, राव बिक्का जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की थी, वही बिक्का जिन्होंने बीकानेर की स्थापना की, वहां से लेकर के राय सिंह तक की जानकारी मिलती है। बीकानेर दुर्ग का जो निर्माण है ना, इसकी तिथि लिखी हुई है इसके अंदर, कौन सी प्रशस्ति के अंदर, राय सिंह प्रशस्ति। कब करवाया था कि 30 जनवरी से लेकर 30 जनवरी 1599 से लेकर के 1554 में। भाई साहब इतना लंबा जो कार्यकाल चला था ना, 5 साढ़े 5 साल, ये जो समय चल रहा है कि पूरा का पूरा किसकी देखरेख में करवाया गया, तो ये इसमें लिखा हुआ है, इनके एक मंत्री है जिनका नाम क्या है, करमचंद पवार, इनके देखरेख के अंदर इसका निर्माण करवाया गया था। कौन से दुर्ग का, बीकानेर दुर्ग। और इसमें यह तक लिखा हुआ है कि बीकानेर दुर्ग है ना, जिसे किस नाम से जाना गया है, जूनागढ़। पहले यहाँ एक दुर्ग था, उस दुर्ग की जगह बनाया गया, और वो पत्थर से बनाया हुआ है। कौन से पत्थर से हैं, तो लाल पत्थर से हैं, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, लालगढ़।
गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा, अधगढ़ बीकानेर, भलो चिनायो भाटियों गढ़ जैसल मेर। गढ़ तो दिल्ली का, गढ़ दिल्ली गढ़ आगरा वो तो बड़े बड़े गढ़ है, दिल्ली का आगरा का। अधगढ़ बीकानेर, बीकानेर का अच्छा है लेकिन पूरा गढ़ नहीं है, पूरा उसका निर्माण इतना अच्छा नहीं हो रखा है जितना कि सोनारगढ़ का हो रखा है। चलो आगे देखते हैं। आमेर का लेक, आमेर के लेक की जानकारी अगर अपन प्राप्त करते हैं तो ये कहाँ का है, ये बच्चों आपको पता चल गया। आमेर अर्थात जयपुर। 1612 ईस्वी का कच्छा वंश को रघुकुल तिलक कहने वाला कौन सा अपने ये अभिलेख है, तो ये अभिलेख मिलता है बच्चों आमेर का लेख। जो कच्छा वंश के शासकों को क्या कहते हैं, रघुवंश तिलक। क्या कहते हैं, रघुवंश, महाराजा रघु के वंश के ये क्या है, तिलक। महाराजा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के वंशज जी माने जाते हैं, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ने जाए। ये प्राण की बात करते हैं, मतलब पहले अपना सर्वोपरि क्या है, वचन, जो बात कही है उस बात को पूरा करना, यानी कमेंटमेंट जो इनका बहुत अच्छा था, बेटर था। तो ये इसकी जानकारी कहीं से अपने को प्राप्त होती है, रघुकुल वंश तिलक उपाधि की, कहाँ के शासकों की, आमेर के, कच्छा वंश के, तो पता चल जाएगा आपको आमेर का लेख। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति भी बड़ी महत्वपूर्ण प्रशस्ति है कि कुंभलगढ़ प्रशस्ति कहाँ पर है, राजसमंद के अंदर है, 1460 ईस्वी की है। प्रशस्तिकार कौन है, कवि महस है। कौन है, याद रखना, महस है। भाई कुंभा है तो कुंभा की पुत्री वागेश्वरी, और देवताओं में जो सबसे बड़ा जो महान जो ईश्वर है महस, तो ऐसे याद रखना महस। महस ने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी, तो कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी। बच्चों 5 शिलाओं पे है, कितनी शिलाओं पे, 5 शिलाओं पे। एक अभी अभी पढ़ करके आए हो 25 शिलाओं पे, 25 पे तो कौन है, राज सिंह है बच्चों। और कुंभलगढ़ पे कितनी शिलाएं हैं, 5 शिलाएं हैं। कितनी शिलाएं, 5। 5 बोले तो कुंभलगढ़, 5 बोले तो कुंभलगढ़ की जानकारी मिलती है। भाषा इसकी संस्कृत है, लिपि इसकी कौन सी है, नागरी। बच्चों याद रखना, कुंभलगढ़ छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था। नगर नहीं है तो नगरी था, ये नगर नहीं है नागरी था सर, आप याद रख लोगे बिल्कुल। तो ये हमीर को एक उपाधि दी गई थी, विषम घाटी पचानन, यानी कि विकट परिस्थितियों में शेर के समान न झुकने वाला, अर्थात सच्चा पुष्पा की उपाधि दी गई थी ना। वो भी किसके अंदर जानकारी मिलती है, वो अपने को कुंभलगढ़ प्रशस्ति के अंदर जानकारी मिलती है। आशा करते हैं कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसी प्रकार से अपना स्नेह बनाए रखें, अपनी इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों, अपने भाई बहनों, अपने जान पहचान वालों तक शेयर कीजिए, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब देख पा रहा हूं मैं कि बहुत बढ़ चढ़ करके आप भाग ले रहे हैं। इस बार भाग लेने के लिए आपको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं। ठीक है, धन्यवाद।